हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत। मैं तारक। आज हम बात करते हैं बीए पार्ट थर्ड। और बीए पार्ट थर्ड के अंतर्गत हमारा जो सेक्शन वी और सेक्शन वी आधुनिक पाश्चात्य विचार, आधुनिक पाश्चात्य विचार, जिनमें हेबरमास प्रमुख हैं। हेबरमास जर्मन के समाजशास्त्री हैं और वो मार्क्स से प्रभावित हैं, अर्थात नव मार्क्सवादी भी इनको कहते हैं, क्योंकि वो मार्क्स से प्रभावित थे और साथ ही साथ मार्क्स की कुछ विपरीत विचारधारा भी रखते हैं। इसलिए मार्क्स विरोधी भी है कि जहां मार्क्स आर्थिक संरचना को महत्वपूर्ण मानते हैं, वहां हेबरमास आर्थिक संरचना को नकारते हैं कि आर्थिक संरचनाएं दुनिया में महत्वपूर्ण नहीं बल्कि अन्य कारक भी हैं जो सामाजिक परिवर्तन लाते हैं। ये विचारधारा हेबरमास के मार्क्स के विपरीत हेबरमास की थी। तो हेबरमास जर्मन का समाजशास्त्री है। इनका जन्म 1929 के अंतर्गत जर्मन के डगसवास नामक स्थान पर हुआ था। वैसे देखा जाए तो हेबरमास की दो महत्वपूर्ण पुस्तक हैं जो इस बीए पार्ट थर्ड के अंतर्गत चलती हैं। तो यहाँ एक तो है द लेजिटिमेशन ऑफ क्राइसिस, वैधता का संकट, और एक है द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन एक्शन। यहाँ हमें केवल दो ही प्रश्न ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक वैधता के संकट के संबंध में, अर्थात आधुनिक युग के अंतर्गत जो नियम और कानून जो वैध है उसी के ही विपरीत संकट उत्पन्न हो रहा है। आधुनिक युग के अंतर्गत ये जनता के लोगों की आवश्यकताएं इतनी बढ़ गई हैं कि वो हर चीज़ को वैध मानने के बावजूद भी उसका उल्लंघन करता है, नियमों के विरुद्ध कार्य करता है, कानून के विरुद्ध कार्य करता है। और प्रत्येक क्षेत्र के अंतर्गत आप देखते हैं कि यहाँ वैधता के लिए संकट उत्पन्न हुआ है, लीगलता के लिए, कानून के लिए संकट उत्पन्न हुआ है। और दूसरी बात हम करते हैं कम्युनिकेशन एक्शन, संचारात्मक क्रिया का सिद्धांत, अर्थात संचार क्या है, संप्रेषण क्या है। और ये संप्रेषण आधुनिक युग के अंतर्गत महत्वपूर्ण है। और संप्रेषण के अंतर्गत तो भाषा महत्वपूर्ण है कि जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जो कहता है, जो भाषा का प्रयोग करता है, वही हमारा संचार, जिसे हम कम्युनिकेशन ही कहते हैं इंग्लिश में। संप्रेषण अर्थात उस संप्रेषण के अंतर्गत एक व्यक्ति किसी बात को या विचार को या व्यवहार को किसी दूसरे व्यक्ति तक जब पहुंचाता है तो वो हमारे लिए कहलाता है संचार। और इसमें भाषा महत्वपूर्ण होता है, अर्थात एक व्यक्ति जो कहता है तो दूसरे व्यक्ति सुनता है और दूसरा व्यक्ति सुनकर के फिर उसका उत्तर देता है, अर्थात उत्तेजना और अनुक्रिया दोनों इसके अंतर्गत होती है संचार में। कि जब तक एक व्यक्ति उत्तेजना नहीं होगी तो दूसरे व्यक्ति तक संदेश कैसे पहुंचाएगा, और दूसरा व्यक्ति अनुक्रिया उत्तेजना के साथ ही अनुक्रिया करता है तो जवाब देता है। तो ये हमारी है संचार की व्यवस्था, अर्थात कम्युनिकेशन, संप्रेषण के मध्य दो व्यक्तियों को होना आवश्यक है, एक संप्रेषक और दूसरा है संप्रेषी, एक कहने वाला और दूसरा सुनने वाला। इन दोनों व्यक्तियों के मध्य अपने विचार, अपने व्यवहार और कार्यों के मध्य जो स्थानांतरण है, एक दूसरे तक जो पहुंचाते हैं, वो हमारे लिए कहलाता है संचार। और ये संचार जो होता है वो भाषा के माध्यम से, और भाषा भी हमारे लिए बिल्कुल सटीक समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहार ही हमारे लिए भाषा होती है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संप्रेषण की जो हमने परिभाषाएं दी उनमें ब्रोकर महत्वपूर्ण है। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी विचार व्यवहार को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तो जब पहुंचाने की जो प्रक्रिया है वो हमारे लिए संचार, ठीक है। अर्थात तो संप्रेषण वह प्रक्रिया है, संप्रेषण एक वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति अपने विचार और व्यवहार इत्यादि को दूसरे व्यक्ति तक भेजने का कार्य करता है, वो हमारे लिए संचार कहलाता है। अब बात करते हैं संचार की विशेषता कि क्या है संचार। द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन एक्शन के अंतर्गत हेबरमास ने संचार की निम्नलिखित विशेषताओं को उल्लेख किया है, जो निम्न प्रकार है। नंबर 1 है बुद्धि संगतता, अर्थात जब बात यह है कि जब व्यक्ति के अंतर्गत बुद्धि नहीं होगी तो वो संचार कैसे करेगा, कौन से शब्दों का प्रयोग करेगा,
क्या समाज के लिए उपयोगी है, क्या समाज के लिए अनुपयोगी है, मुझे क्या कहना चाहिए, इसका क्या अर्थ लगेगा, इस बात को ध्यान में रखते हुए वो संचार करता है, अर्थात एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से कहता है, वो है हमारा संचार। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण स्थान है बुद्धि संगतता का, अर्थात संचार के अंतर्गत एक व्यक्ति अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है और बुद्धि के माध्यम से सोच विचार करके एक बात को किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। ये बुद्धि संगतता की अवधारणा हैबरमास ने मार्क्स से ग्रहण की है, बुद्धि संगतता की अवधारणा वेबर से ग्रहण की है। अर्थात एक व्यक्ति तर्क के आधार पर हर चीज को ध्यान में रखते हुए दूसरे व्यक्ति तक पहुंचने भेजने का कार्य करता है, वही हमारी बुद्धि संगतता। बुद्धि संगतता का सर्वप्रथम उल्लेख हैबरमास ने किया था और हैबरमास ने इस अवधारणा को मैक्स वेबर से ग्रहण किया है कि एक व्यक्ति तर्क के आधार पर, तर्क वितर्क के आधार पर, बुद्धि के आधार पर हर क्रिया को करता है, हर व्यवहार को करता है और उस व्यवहार को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। यही हमारे लिए बुद्धि संगतता है। दूसरी जो विशेषता बतलाई है संचार की हैबरमास ने, वो है संघर्ष। और संघर्ष की अवधारणा के संबंध में हैबरमास कार्ल मार्क्स से प्रभावित थे, अर्थात संघर्ष की अवधारणा हैबरमास ने कार्ल मार्क्स से ग्रहण की है कि किसी भी संचार के लिए संघर्ष होना भी आवश्यक है, अर्थात संचार को मध्य में संघर्ष दे सकते हैं। जैसा कि मार्क्स ने बताया था कि गरीब और अमीर व्यक्तियों के मध्य या फिर सर्वहारा वर्ग या बुजुर्ग वर्ग के मध्य जो संघर्ष होता है वो विचार में है, वो भी संघर्ष के माध्यम से, संचार के माध्यम से होता है। जब तक उन दोनों के मध्य संचार नहीं होगा तब तक संघर्ष को कैसे हम एहसास करेंगे कि संघर्ष है या नहीं। तो इस आधार पर मानते हैं कि संघर्ष की प्रक्रिया में हैबरमास ने, या संचार की प्रक्रिया में हैबरमास ने संघर्ष को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। अर्थात जब दो व्यक्तियों के मध्य जब संघर्ष होता है, वाद होती है, प्रतिक्रिया होती है, तो उसमें संघर्ष के अंतर्गत तो संचार महत्वपूर्ण है। अर्थात वार्तालाप करने की जो प्रक्रिया वो हमारे लिए संचार है और संचार के माध्यम से दो व्यक्तियों के मध्य संघर्ष होता है और संघर्ष का परिणाम व्यक्तियों का समाज में विकास है। कार्ल मार्क्स ने कहा है कि जब तक समाज में संघर्ष नहीं तब तक समाज का विकास नहीं। अर्थात संघर्ष के द्वारा किए गए कार्य कभी भुलाया नहीं जा सकता कि जिन देशों ने संघर्ष किया है वो आज विकसित अवस्था में है और जिन्होंने संघर्ष नहीं किया आज भी पिछड़े हुए हैं। तो संघर्ष ही संचार में महत्वपूर्ण है। लेकिन संघर्ष के लिए हमारे विचारों में भाषा का प्रयोग होता है कि जब तक आपस में भाषा या तर्क वितर्क या फिर संचार नहीं होगा तो संघर्ष का एहसास कैसे होगा कि इन दोनों के मध्य संघर्ष है नहीं। अर्थात जो भी संघर्ष हमें देखने को मिलता है वो संचार के माध्यम से, वो भाषा के माध्यम से है। तीसरी विशेषता हैबरमास ने बताई थी वो है रोजमर्रा की दुनिया। अर्थात आधुनिक दुनिया रोजमर्रा की दुनिया से बनी है कि हमारी संस्कृति के अंतर्गत, व्यक्तियों के अंतर्गत जो लेना देना है, जो बातचीत करने की जो प्रक्रिया है, जो व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, इस दुनिया में हम जीते हैं, वही दुनिया रोजमर्रा की दुनिया है। अर्थात एक व्यक्ति किस प्रकार से अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, किन तरीकों से करता है, किन लोगों से करता है और कौन कौन सी आवश्यकताओं की पूर्ति लोग कहाँ किस प्रकार से करता है, ये सारी व्यवस्थाएं दैनिक जीवन के उपयोग की वस्तु रोजमर्रा के अंतर्गत आती है। और ये रोजमर्रा की दुनिया में संचार महत्वपूर्ण है। जब तक आपस में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से संचार नहीं करेगा, वार्तालाप नहीं करेगा, तब तक हम आपस में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं कर सकते। चौथी जो विशेषता आपने बताई थी कि संचार और संघर्ष, हैबरमास ने यह भी स्पष्ट किया है कि संचार में संघर्ष भी होता है, संघर्ष ही संचार का प्रमुख कारण है। अर्थात पूंजीपति और श्रमिक के मध्य जो विचारों में जो द्वंद्व चलता है वो संचार और संघर्ष के माध्यम से ही संभव हुआ है। चौथी पांचवी विशेषता संचार व्यवस्था में समान। आधुनिक युग के अंतर्गत संचार तो महत्वपूर्ण है। संचार के अंतर्गत तो जो समाज व्यवस्था देखने को मिलती है वो चार प्रकार की है। वो आदिम समाज जो नागरिक व्यवस्था पर थे,
प्राचीन समाज या परंपरागत समाज और इसके साथ साथ फिर आधुनिक समाज और उत्तर आधुनिक समाज, इस 4 प्रकार के समाजों का उल्लेख हैबरमास ने अपने सिद्धांत के अंतर्गत किया। और इन चारों समाजों में संप्रेषण महत्वपूर्ण है, लेकिन जैसे जैसा समाज था वैसे वैसे उनके संप्रेषण की प्रक्रियाएं भी सीमित और निश्चित थी। छठी विशेषता प्रत्यक्षवाद व समाज। आधुनिक युग में प्रत्यक्षवाद महत्वपूर्ण है और प्रत्यक्षवाद संचार के माध्यम से संभव है। जब एक वस्तु किसी दूसरे स्थान पर पहुंचा जाता है तो संचार व संपर्क या प्रत्यक्षवादी समाज है। संचारात्मक क्रिया। हैबरमास का विचार है कि समाज में बदलने के लिए केवल संचार ही महत्वपूर्ण है, जबकि कार्ल मार्क्स इस बात को भूल गया। कार्ल मार्क्स कह रहा है कि आर्थिक संरचना को बदल दीजिए, समाज स्वतः ही बदल जाएगा, जबकि हैबरमास कहता है कि संचारात्मक व्यवस्था को बदलने से समाज में परिवर्तन होता है। अर्थात किसी भी समाज में परिवर्तन के लिए आर्थिक संरचना ही महत्वपूर्ण नहीं। अगली जो विशेषता के अंतर्गत जो उन्होंने बताया है कि संचार और परिवर्तन, जहां कार्ल मार्क्स मानता है कि आर्थिक संरचना में परिवर्तन होने से समाज में परिवर्तन होता है, सभी आधार बदल जाते हैं, जबकि हैबरमास इस बात से सहमत नहीं। और हैबरमास का विचार है कि संचारात्मक व्यवस्था में परिवर्तन होने से समाज में परिवर्तन आता है, कि लोग अपने विचारधारा, अपने व्यवहार, अपने मनोवृत्ति में परिवर्तन होने से संपूर्ण समाज में परिवर्तन आता है। यह हैबरमास का विचार था। जबकि कार्ल मार्क्स जहां आर्थिक कार्य को महत्वपूर्ण मानते हैं, वह हैबरमास से संचारात्मक क्रिया, संचार व्यवस्था या संप्रेषण को महत्वपूर्ण मानते हैं कि संपूर्ण समाज में जो बदलाव आता है वो संचार के माध्यम से। संचार में क्रांति होने से समाज में क्रांति होना संभव है, परिवर्तन होना संभव है। इस प्रकार की विचारधारा हैबरमास की थी। तो सबसे पहले मैं एक बार पुनः बात करते हैं कि हैबरमास का जो प्रमुख सिद्धांत है वह संचारात्मक क्रिया का सिद्धांत या संप्रेषण का सिद्धांत है। और संप्रेषण का मतलब होता है आपस में वार्तालाप करना, अर्थपूर्ण तरीके से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को संचार के माध्यम से प्रभावित करना। अर्थात संचार में भाषा महत्वपूर्ण होती है। जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को संदेश भेजता है या आदान प्रदान करता है या किसी सूचना या विचार का आदान प्रदान होना, यहाँ संप्रेषण कहलाता है या संचारात्मक क्रिया है। ब्रोकर कहता है संप्रेषण वो प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपने विचारों व मनोवृत्तियों को भेजता है या संदेश भेजता है, वो हमारे लिए संप्रेषण प्रक्रिया है। और संप्रेषण प्रक्रिया के अंतर्गत बुद्धि संगतता की एक प्रमुख विशेषता भी रही है, बुद्धि संगतता। और बुद्धि संगतता के संबंध में हैबरमास मैक्स वेबर से प्रभावित थे कि जब तक किसी भी कार्य में तर्क वितर्क नहीं होगा तब तक संचार भी संभव नहीं होगा। यह संचार तर्क वितर्क का आधार है। संघर्ष भी हमारे यहाँ सामाजिक क्रिया के सिद्धांत की एक विशेषता है। इसके बाद रोजमर्रा की दुनिया भी है और संघर्ष और संचार भी है। संचार व्यवस्था में समाज भी है, प्रत्यक्षवाद भी है, संचारात्मक क्रिया में वर्ग भी है। और संचार और परिवर्तन, यह संचार में ही परिवर्तन है, परिवर्तन में संचार है। यह हैबरमास का मानना है कि जब तक संचार में परिवर्तन नहीं होगा तब तक समाज में परिवर्तन भी असंभव है। संचार में परिवर्तन होना ही समाज में परिवर्तन है। जैसे जैसे संचार व्यवस्था में परिवर्तन होता जाएगा वैसे वैसे समाज में परिवर्तन भी देखा जा सकता है।